पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। मैच सीरीज की शुरुआत किस तरह की होगी, बस कुछ ही क्षणों में आपके सामने प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है। एसेक्स निफ्टी बता रहा है हम 45 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। देखना होगा भारतीय बाजार किस तरह के माहौल में आज यहां पर अपनी ओपनिंग देते हैं। दुनिया भर के बाजारों से संकेत थोड़े से मिले जुले क्योंकि 2 दिनों के संकेत हैं। शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद थे, तो गुरुवार और शुक्रवार दोनों संकेतों को मिलाकर देखें तो न्यूट्रल थोड़े से पॉजिटिव साइड पर आप कह सकते हैं इस वक्त। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, और बता दूं आपको कि किस तरह के संकेत मिलते दिख रहे हैं। ये भी बता दूं आज करेंसी मार्केट बंद है, बुद्ध पूर्णिमा के चलते यहां पर आज बैंक हॉलिडे है और उसके चलते करेंसी मार्केट में आज कारोबार नहीं होगा, तो वहां से आपको संकेत नहीं मिलेंगे। लेकिन इक्विटी मार्केट के संकेत एकदम शांत आते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स पर 13 अंकों की मजबूती, लेकिन निफ्टी पर 40 अंकों की तेजी बनती हुई दिख रही है इस वक्त, और उसकी वजह इंफोसिस का स्टॉक 5% ऊपर, अंबुजा सीमेंट में 4.5% की मजबूती आपको दिखेगी। टाटा मोटर्स 2% ऊपर होता हुआ दिख रहा है इस वक्त शुरुआती कारोबार में। आइडिया सेलुलर में 3% का नुकसान, 2% नीचे कोटक महिंद्रा बैंक दिख रहा है। ये है शुरुआती रुझान इस वक्त कुछ एक स्टॉक्स का है जहां पर एक्शन आप देख सकते हैं। अब फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन होने वाला है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन माइनस चार्ट्स पर नजर डाल के बताइए, इनके नतीजे भी आए और नतीजे के साथ साथ खबरें अभी आ रही कि सितंबर तक इनका लवासा का आईपीओ लाने का इरादा है, और नतीजों में यहां पर मुनाफा थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया है, लगभग 20% के आसपास। आय एकदम स्टेबल रही है, तो नंबर्स तो दमदार नहीं है, लेकिन क्या लवासा का आईपीओ जो इनका सितंबर तक लाने का इरादा है उसके दम पर स्टॉक में कोई तेजी बन सकती है या फिर उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए? देखिए, पिछले पूरे मंथ में अगर आप देखिए तो 36 रुपीज 3650 के आसपास स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और पिछले 4-5 दिनों में जो गिरावट हुई है उसमें स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। 50 डे मूविंग एवरेज के 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चला गया है। मैं समझता हूँ यहाँ पर खरीदारी की राय तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने भी है तो 36 और 36 रुपीज 50 पैसे के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग बनाए। जहां तक बात लोअर सपोर्ट की है, मैं समझता हूँ 27-28 के लेवल्स स्टॉक टच कर सकता है, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है। तो एचईसी में एक उन लेवल्स पर फोकस डेफिनेटली रहेगा, लेकिन कुछ और कंपनियां जिनके नंबर्स आए, आईडीएफसी बिग बॉय जहां पर मुनाफा हमने देखा है 382 करोड़ के आसपास आया है, एज 258 करोड़। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में भी कुछ इजाफा देखने को मिला है। आपकी राय क्या रहेगी आईडीएफसी के नतीजों पर अविनाश, और यहाँ से क्या कॉल लिया जाए, क्योंकि ये निफ्टी से कुछ समय के लिए बाहर हुआ है एंड आई एम श्योर कुछ आफ्टर अ वाइल इसकी री एंट्री भी होगी जब एक बैंक बनेगा, लेकिन इस समय क्या रणनीति है? आई थिंक नतीजे अगर हम देखें तो Q4 काफी अच्छे थे। इनफैक्ट अगर हम वाई बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 35-40% का ग्रोथ आया, लेकिन वाई ग्रोथ देखें तो मोरलेस प्रॉफिट फ्लैट थी। आई थिंक अगर आगे का रोड हम देखें तो क्लियरली इसको बैंक में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक अक्टूबर की जो डेडलाइन है, मेरे ख्याल से तभी शायद और थोड़ी एक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। आई थिंक क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग स्पेस में होने के कारण हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से मॉडरेटली सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी अच्छी बड़ी नहीं है। बट आई थिंक क्लियरली फ्रॉम द करंट लेवल्स अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू ले तो अच्छा अपसाइड मिल सकता है। आई थिंक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर शुड होल्ड ऑन। चंदन, बैंक निफ्टी और किसी बैंकिंग शेयर में आज आपकी ट्रेड करने की राय होगी लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? जी हाँ, मेरे हिसाब से अनिल जी, जो बैंक निफ्टी का डेटा मैंने लास्ट वीक एनालाइज किया है, बैंक निफ्टी देखे निफ्टी के कंपेयर में आउट परफॉर्म कर रहा है। लास्ट सीरीज में निफ्टी 2% डाउन था, बट बैंक निफ्टी 3% अप था, और ये अपने जो पूरे महीने भर का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज था 18,450 उसके आसपास एक हिट मारने का ट्राई किया था। हालांकि उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, बट ओवरऑल बायस यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि निफ्टी है जो प्रीवियस लो था सीरीज के जब स्टार्ट में 8269 उसको तोड़ के उसके नीचे गया, बट बैंक निफ्टी जो 17,700 का लो था उसको लगातार पिछले 3 महीने से रेस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे यदि बाजार में स्ट्रेंथ आनी है तो सबसे पहले रिवर्सल है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी 18,400 के ऊपर निकलता है तो इवन 18,800 और 18,900 तक का भी मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि बाजार पॉजिटिव ओपनिंग होते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो बैंक निफ्टी आने की गुंजाइश रहेगी। वहीं निफ्टी टू बैंक निफ्टी का जो पेयर रेशियो देखें, यूजुअली पिछले 6 महीने से बैंक निफ्टी टू निफ्टी का रेशियो 1.95 से लेकर 2.30 तक जाता है। जब भी लोअर बैंड पे आता है तो वापस मीन की तरफ जाके वो 2.30 तक जाने की ये ट्राई कर रहा है। अभी जो इसका जो रेशियो है वो 2.24 2.25 के आसपास है। तो मेरा मानना है कि अभी तक और आउट परफॉर्मेंस है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो यदि बाजार में थोड़ा सा भी बॉटम आउट यदि प्रोसेस मिलता है तो सबसे पहले इंडिकेशन और बाइंग इंटरेस्ट है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ओपन इंटरेस्ट की बात करें, रोल ओवर परसेंटेज तब में अच्छे हुए हैं, बट ओपन इंटरेस्ट अभी भी लाइट है, और लाइट ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि यदि मूवमेंट आना है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक
स्पाइक आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग में सबसे फेवरेट काउंटर हमारा रहेगा यस बैंक। लगातार स्टॉक है अपने आप को होल्ड कर रहा है, रिसेंट वीकनेस के बावजूद भी स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो रहा है, कोई ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रही है। स्टॉक ने रिसेंटली 775 777 के आसपास एक मल्टीपल बॉटम्स बना के यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल काफी ज्यादा लॉन्ग्स यहाँ पे इंटेक्ट है। मेरा मानना है कि 900 तक के लेवल भी यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। यस बैंक के अलावा दूसरे काउंटर्स की बात करें, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सारे बैंक्स में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है, लॉन्ग से बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है। ओके, ये है फिलहाल राय इन तमाम बैंकिंग काउंटर्स पर। हम ऑटो कंपनियों की बात कर रहे थे जहां पर 4 व्हीलर्स पर हमने चर्चा की अविनाश से, लेकिन 2 व्हीलर्स पर आपकी क्या राय रहेगी मानस? क्योंकि हमने देखा है हीरो मोटोकॉर्प हो, TVS हो, इनमें काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव आ चुका है और इन नंबर्स में भी हमने इतनी कुछ खास बेहतरी नहीं देखी है। तो क्या अब भी यहाँ पर बिकवाली का ही कॉल आप लेकर चलेंगे? बिल्कुल बिकवाली का ही रुख लगता है, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प काफी वीक लगता है। अगर आप बजाज ऑटो देखिए तो वहां पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लास्ट सेशन में ब्रीच हुए हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद 1875 के आसपास तक स्टॉक जा सकता है। बट TVS मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो करीब अगर आप 4-5 ट्रेडिंग सेशन देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। बट फिर भी मैं समझता हूं कि अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनाना है तो 244, 245 के ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग बनाना चाहिए। तो अगर इन 3 स्टॉक्स की बात करें तो TVS मोटर्स के चार्ट्स बेहतर लगते हैं, बट फिर भी 245 का वेट करें, उसके ऊपर ही कोई लॉन्ग बनाए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसके नंबर्स भी कमजोर दिख रहे हैं चंदन, यहाँ पर क्या ट्रेड लेंगे? वैसे स्टॉक मेरे ख्याल से 5-7 दिनों में काफी तेजी से टूटा है। अभी ये मार्केट की वजह से टूटा है या फिर लोगों को पहले ही से ही कमजोर नंबर का अंदाजा था और अब अगर एक गैप से नीचे खुलता हुआ देखे, क्योंकि आज प्री ओपनिंग सेशन में 5% नीचे दिख रहा है, क्या ट्रेड लेंगे फिर? जी देखें, इस पूरी पिछली सीरीज में अराउंड 65% के नए ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिले हैं और स्टॉक 12% डाउन था और रोल ओवर यहाँ पे 75% हुआ है जो कंपैरेटिवली लो है। कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ी और वीकनेस आ सकती है बट मेरे हिसाब से वो वीकनेस आए तो स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए। नीचे में देखें 920 925 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और मेरे हिसाब से उन लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि सेलिंग के बाद थोड़े से कम रोल ओवर इंडिकेट कर रहे हैं कि अब जो अग्रेसिव सोर्स है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को कम कर रहे हैं। ओवरऑल वीकनेस यहाँ पे बनी है, 1000 का लेवल यदि निकलेगा तभी इसका ट्रेंड रिवर्सल रहेगा। बट नीचे में मेरे हिसाब से सपोर्ट पे आए तो एक बार होल्ड करें, नहीं यहाँ पे मंदी की पोजीशन नहीं बनाए। किसी के पास पोजीशन है तो 1000 के आसपास का ट्रेल स्टॉप लॉस लगाए। ओके, ये है फिलहाल राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर पर। कुछ और स्टॉक्स जिन पर आज बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करेगा, जिसकी हम स्टॉक्स इन न्यूज में चर्चा भी कर रहे थे। रेलिकेयर एंटरप्राइजेज, वही फैक्ट कि प्रोमोटर्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, PE प्लेयर्स से बातचीत हो रही है। अविनाश, आपका कॉल क्या है इस कंपनी पर? आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियरली क्या प्राइस पे ये बिकवाली होती है, कितनी परसेंटेज होती है, हर्षदा ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्लियरली फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में हमने देखा है कि इनका जो मॉडल है मेरे ख्याल से ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। मैं समझता हूं कि पहले भी इनकी जो दूसरी ग्रुप कंपनीज है यहाँ पे इन्होंने काफी अनाउंसमेंट्स किए थे लेकिन एग्जीक्यूशन काफी वीक था। तो आई वुड से दैट इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। उसके एक बार कंफर्म्ड सेल आउट होता है या कोई PE इन्वेस्टर्स आते हैं, किस वैल्यूएशन पे होता है, मेरे ख्याल से उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर रेलिकेयर पर स्टॉक 2.5% मजबूत इन खबरों के दम पर। लेकिन ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं आपके लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है पूजा त्रिपाठी, लेकर टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। पूजा, बताइए। जी, सबसे पहला कॉल होगा मोहित गाबा का। इन्होंने IT काउंटर टेक महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि मोमेंटम इंडिकेटर्स बाइंग मोड पे है और अगले 4 से 5 दिन में 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। दूसरे कॉल में सुमित बगाड़िया वोल्टास में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि एक अच्छा टेक्निकल ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, खरीदारी करने की राय, और अगले कुछ दिनों में स्टॉक में 290 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आप खरीदारी की तरफ होंगे या बिकवाली की राय देंगे? गुड मॉर्निंग पूजा, बिल्कुल बिकवाली की तरफ रहेंगे और सेक्टर स्पेसिफिक रहेंगे। मेटल क्षेत्र काफी वीक लग रहा है चार्ट पे। पिछले दिनों आउट परफॉर्मेंस जरूर देखा गया बट अभी हमें देखने को मिल रहा है कि शायद काफी स्टॉक रिवर्सल दिखा रहे हैं, चाहे वो टाटा स्टील हो, हिंडाल्को, काफी स्टॉक्स में वीकनेस दिख रही है। तो पहला कॉल सेल पे रहेगा, स्टील अथॉरिटी पे रहेगा, जहां पर स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और थर्सडे के सेशन में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 72 के ब्रेक हुए हैं।
उसके नीचे स्टॉक गया है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गया है। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक 65 रुपीज 50 पैसे के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 72 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक JSW स्टील रहेगा, जहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जिसका नेकलाइन 927-28 के आसपास, और पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद ये नेकलाइन ब्रेक करेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। 900 के टारगेट्स रहेंगे और 946 के स्टॉप लॉसेस। थैंक यू मानस। तो बिकवाली करने की राय मानस की तरफ से। आखिरी कॉल में इंद्रनाथ बिस्वास ने बैंकिंग काउंटर ICICI बैंक पे खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अगले 2 से 3 दिन में 345 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर सारे बुलिश मोड में हैं। आज 5 में से 3 कॉल्स में जानकार खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और 2 में बिकवाली करने की। तो मिला जुला मामला है, लेकिन मामला यहाँ पर प्री ओपनिंग सेशन में साफ तौर पर मजबूती की तरफ दिख रहा है। 200 अंक मजबूत दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती दिख रही है 50 अंकों के आसपास की। ये इंटरेस्टिंग है कि काफी मजबूत शुरुआत होने के संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा, VRL लॉजिस्टिक्स, इसकी दमदार लिस्टिंग होती हुई दिखी है और पहले दिन गोल्डमैन सैक्स और HDFC म्यूचुअल फंड ने खरीदारी भी की है 295-300 रुपए पर। इतनी दमदार लिस्टिंग के बाद क्या रहा है, क्या मुनाफा वसूली करनी चाहिए या फिर होल्ड करें अभी? मेरे ख्याल से अनिल, जिस प्रकार की लिस्टिंग आई है, मेरे ख्याल से क्लियरली आई थिंक रोड ट्रांसपोर्ट में ये काफी बड़ा प्लेयर है। आई थिंक क्लियरली इनके खुद के पेट्रोल डीजल पंप्स भी है, क्लियरली आई थिंक फ्लीट भी ओन करते हैं। तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1 साल का अगर नजरिया है तो लॉजिस्टिक स्पेस में जिस प्रकार का फ्लेवर इन्वेस्टर्स ने दिखाया, प्लस काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स अभी भी इसमें बने हुए हैं, आई थिंक इसमें डेफिनेटली और भी अपसाइड बाकी है। हालांकि थोड़ी बहुत बिकवाली IPO इन्वेस्टर्स से इनिशियल आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स में मेरे ख्याल से कंपनी को और थोड़ा अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और टाइम देना चाहिए कंपनी को, कंसिडरिंग इसकी लिस्टिंग अच्छी रही। लेकिन कुछ और काउंटर्स जिनमें एक्शन की संभावना है। चंदन, जस्ट डायल वायदे बाजार में हमने देखा है इसमें काफी ज्यादा एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। गोल्डमैन सैक्स ने हालांकि कुछ 6-6.5 लाख शेयर बेचे हैं। स्टॉक पर अब क्या पोजीशंस आपने अब तक देखी है और मे सीरीज के लिए क्या आउटलुक दिख रहा है? जी देखें, लास्ट सीरीज काफी ज्यादा नेगेटिव रही, 20% से ज्यादा स्टॉक डाउन था, शॉर्ट्स बने हैं, 65% का रोल ओवर है। थोड़ी लिक्विडिटी कम है, इसलिए रोल ओवर एक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा पिकअप नहीं हुई है। देखिए प्राइस की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, बट यहाँ पे मैं बताऊं कि हमारी फंडामेंटल इसमें पॉजिटिव रहा है और उसके मद्देनजर में यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन आती है तो भी यहाँ पे वेट करूंगा। सेल की राह यहाँ पे नहीं रहेगी। ट्रेंड वीक है बट फिर भी मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। अदानी पोर्ट, चंदन, इस पर भी राय दीजिए, क्योंकि वीकेंड पर जो नतीजा है, नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं अदानी पोर्ट के। क्या कोई खरीदारी का मौका है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए? जी अनिल जी, आप इवन अडानी की बात करें, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स दोनों काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर दिखा रहे हैं। स्पेशली मैं सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेज की बात करूं तो स्टॉक देखें लगातार पिछले 5 सप्ताह से अपने आप को होल्ड कर रहा है। एक अच्छा खासा लोअर लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दी है। तो मेरा मानना है कि इन दोनों काउंटर में एक सेम काइंड ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेगा। अडानी पोर्ट्स की बात करें 320 के आसपास की क्लोज बनी है। रिसेंटली इसने 300 के आसपास एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी बनाया है, तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे होल्ड कर रहा है। बाजार की वीकनेस के बावजूद भी सपोर्ट बेस बाइंग आ रही है, वो स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। मेरे हिसाब से रिसेंट जो लो है 300 के आसपास, उनका स्टॉप लॉस लगा के 335 तक के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ओके, 335 के टारगेट के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में ट्रेड करने की। ओबरॉय रियल्टी, जहां पर हमने देखा है चौथी तिमाही में मुनाफे में करीब 34% का इजाफा, टोटल इनकम 56% बढ़ी है। OPMs हालांकि कुछ दबाव में आए हैं। टेक्निकली क्या राय रहेगी आपकी मानस ओबरॉय रियल्टी पर, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में इन काउंटर्स में इंटरेस्ट तो आया है, लेकिन जितनी तेजी से बढ़े थे उतनी ही तेजी से गिरे भी। बिल्कुल, देखिए 308 के स्तर से लगातार हम वीकनेस देख रहे हैं और अगर आप चार्ट देखिए तो वहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा और जिसका नेकलाइन 265-264 के आसपास है। तो अगर उसके नीचे स्टॉक फिसलेगा तो गिरावट और बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कोई भी आपको लॉन्ग बनाने हैं तो 285-286 से पहले ना बनाए। ओके, फिलहाल ये राय आती हुई, लेकिन इंतजार करें। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स एक और मानस, इस पर क्विक चेक आपका, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? खबरें फिर से नेगेटिव आती हुई दिख रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर से इनके बनाने की बात कही जा रही है।
देखिए वीकनेस तो है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 3430 का था वो स्टॉक ने ब्रीच किया था, उसके नीचे फिसला था स्टॉक, और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पर वीकनेस अभी और बढ़ेगी, कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 3090 के आसपास है, वहां तक स्टॉक जा सकता है। तो छोटा सा बाउंस बैक है, जहां पर स्टॉक 3375 के लेवल्स टच करे, वहां पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, जिसके स्टॉप लॉसेस 3460 के ऊपर होंगे। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे शेयरों पर। लेकिन देख लेते हैं भारतीय बाजारों की शुरुआत होने के जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एशियाई बाजारों से जरूर मिले जुले संकेत है, लेकिन एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर भारतीय बाजार काफी दमदार शुरुआत दिखाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 8230 पर 50 अंकों की मजबूती के साथ आधा % ऊपर खुलेगा निफ्टी, और सेंसेक्स में शुरुआत शायद 200 अंक ऊपर होती हुई नजर आए, 0.5% के आसपास की। बैंक निफ्टी आधा % ऊपर खुल सकता है, आधा से 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स के खुलने के संकेत हैं। मजबूती कहां से आएगी? पीएसयू बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में, यहां से तेजी आने के संकेत। और प्री ओपनिंग सेशन में अगर आप देखें तो सारे के सारे सेक्टर इंडाइसेस ऐसे हैं जो तेजी के साथ शुरुआत करेंगे। नतीजों के दम पर बड़ा एक्शन दिखेगा। पॉजिटिव साइड पर अगर देखें तो पोलारिस 7% ऊपर दिख रहा है, शसन फार्मा में 5% के आसपास की तेजी, और इतनी तेजी ओबेरॉय रियल्टी में नजर आ रही है। नोएडा टोल ब्रिज भी मजबूती के साथ खुल सकता है, वहीं कमजोरी ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलेगी। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 200 अंकों की मजबूत शुरुआत की है मे सीरीज की भारतीय बाजार ने। 50 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है, और ये तेजी आती हुई दिख रही है ऑटो शेयरों से। मारुति 2% के मुनाफे के साथ टॉप गेनर, हिंडाल्को 1.5% ऊपर, ओएनजीसी में भी 1.5% की मजबूती। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो हेवी वेट होने के बावजूद यहाँ पर एक अच्छी मजबूत दमदार शुरुआत कर रहे हैं। बीपीसीएल 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। टाटा मोटर्स में तेजी है, सिप्ला, भेल और एसबीआई जैसे दिग्गज 1% ऊपर खुलते हुए दिख रहे हैं, और आइडिया सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी 1% की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट 2% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, भारतीय एयरटेल में 1% का नुकसान है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर एक्शन में दिख रहे हैं निफ्टी पर। लेकिन आइए निफ्टी के बाहर वायदा कारोबार में 5% का बड़ा कट श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, एक्साइड 2% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट और सेंचुरी टेक्सटाइल दोनों ही स्टॉक कमजोरी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि फिलहाल सेंचुरी टेक्सटाइल का सीमेंट कारोबार अल्ट्राटेक में मर्ज करने का कोई इरादा नहीं। उसके बाद स्टॉक पर कट आता हुआ दोनों ही शेयरों पर। एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे शेयरों में मामूली नुकसान आपको नजर आएगा, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है वायदा कारोबार में एबी नुवो, आदित्य बिरला नुवो। 7% की दमदार उछाल ग्रुप के रिटेल कारोबार की रिस्ट्रक्चरिंग के बाद वैल्यू अनलॉकिंग साफ तौर पर नजर आ रही है लोगों को। यहाँ पर 1700 रुपए का भाव दिखेगा आपको आदित्य बिरला नुवो के लिए, बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग। जस्ट डायल 3% नीचे, हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की थी, लेकिन उसके बाद बिकवाली का प्रेशर खत्म होने से उछलता हुआ स्टॉक। मारुति सुजुकी में 3% का फायदा है। सीमेंस, स्ट्राइड्स, आर्कोलैब जैसे शेयर भी आज 2% की तेजी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट में 1.5% का फायदा। बाजार स्टेबल, दमदार शुरुआत करने के बाद 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स पर, और निफ्टी पर मजबूती 55 अंकों की बनती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स में काफी दमदार प्रदर्शन, 0.5% की तेजी, और बैंक निफ्टी इनसे कहीं ज्यादा लगभग 1% के आसपास के गेंस दिखाता हुआ। हर्षदा, कहां नजर है आपकी? पोलारिस कंसल्टिंग जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, नंबर्स के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखिए मैरिको काया में एक पुल बैक आता हुआ, स्टॉक की काफी ढिलाई हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। नोएडा टोल ब्रिज यहाँ पर भी आप देखिए 6.5% का इजाफा देखने को मिला है। नोएडा टोल ब्रिज के भी नंबर्स आए और उसी के बाद ये रिएक्शन हम देख रहे हैं आता हुआ। साथ ही साथ आप देखिए कुछ दूसरे काउंटर्स जहाँ पर एक्शन अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दिया है आज। पीएनबी गिल्ड्स, और ये मेरे ख्याल में थर्सडे से एक अच्छा खासा रन दिखा रहा है। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज निराशाजनक परफॉर्मेंस, लॉस आया 54 करोड़ का एज अगेंस्ट 75 करोड़ का मुनाफा। तो यहाँ पर जुबिलेंट इंडस्ट्रीज के शेयर की हो रही है पिटाई, 6.5% टूटा है। इस समय अब 11% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। वो स्टॉक आपके लिए हाजिर करेंगे, यहाँ पर एक मेजर धक्का जरूर लगा है। चंबल फर्टिलाइजर में भी एक लॉस देखने को मिला है, तो स्टॉक करीब 4% नीचे है। इसके अलावा आप देखिए पेट्रोनेट एलएनजी के काउंटर में करीब 2 से 2.5% का नुकसान देखने को मिल रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे हमने आपको सुबह में बताया था बिकवाली के घेरे में रहेगा, 1% नीचे, जैसे अनिल ने भी पॉइंट किया, वहां पर दबाव का सिलसिला बरकरार है। लेकिन जो बड़े मूवर्स हैं उनमें आप देखिए एमटेक इंडिया 5% ऊपर है। साथ ही साथ आरपीजी लाइफ में एक अच्छा खासा मूव आया है तेजी का। नोएडा टोल ब्रिज की हमने बात की, गुजरात गैस, शासून फार्मा, रोल्टा जैसे काउंटर्स में खरीदारी हो रही है। नितिन स्पिनर्स में काफी दिनों बाद ये मूव आता हुआ, करीब
48 रुपए पर ट्रेड कर रहा है काउंटर। 3% से ज्यादा की बढ़त इसमें बनती हुई दिखाई दी है। जीएमआर इंफ्रा, लैंडको इंफ्रा जैसे काउंटर्स है जहां पर आज फिर खरीदारी का इंटरेस्ट वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ओबरॉय रियल्टी भी आप देखिए 7.5% की गेंस के साथ ट्रेड करता है और जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में वॉल्यूम पिकअप अच्छा और 5% ऊपर वो काउंटर। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन साफ तौर पर बिरला ग्रुप की रजिस्ट्रेशन का वो है पैंटालून फैशंस, 19% ऊपर है। इस स्टॉक में बड़ा मुंह आता हुआ दिखा है और यहां पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो आज के स्टॉप ऑफ हमारे तो बिरला ग्रुप के स्टॉक्स हैं 19% ऊपर पैंटालून फैशंस और आदित्य बिरला नुवो 7% ऊपर अब होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक्शन बड़ा होता दिख रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बड़ी भयंकर मार पड़ती हुई दिख रही है। स्टॉक अभी 10% नीचे था, अभी 7.5% नीचे, तो कमजोर नतीजों का एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर आता हुआ दिख रहा है। डीसीएम श्रीराम एक और स्टॉक है जो 5% नीचे। चंबल फर्टिलाइजर ने बेहद खराब नतीजे पेश किए, 4% नीचे अभी ये स्टॉक हो चुका है। ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। ओबेरॉय रियल्टी अब अपनी बढ़त बढ़ाता हुआ 8% का बड़ा जंप ओबेरॉय रियल्टी में आता हुआ दिख रहा है। श्रेय इंफ्रा भी अब 4% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बाजार का एक्शन बेहद मजबूती के साथ 200 अंकों की तेजी सेंसेक्स पर, निफ्टी 50 अंक से ज्यादा की मजबूती दिखाता हो। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और चंदन तापड़िया। पहला ट्रेड चंदन, इस वक्त क्या लेंगे सीरीज की शुरुआत में जब गैप से ओपनिंग हुई है 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर? तो जी अनिल जी, मेरे हिसाब से जैसा कि मैं देख रहा था कि रिसेंट जो लो बना है वो यदि नहीं तोड़े और प्रीवियस डे का हाई निकले तो यहाँ से 83.40 तक के मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही हुआ 82.29 का जो प्रीवियस डे का लो हाई है उसको निकाल के बाजार ने उसके ऊपर होल्ड कर रहा है और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से सेलेक्टिव काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट आ रहा है, बैंकिंग काउंटर ने परफॉर्म किया है, बैंक निफ्टी में परफॉर्म किया है, यहाँ पे बाउंस बैक एक्सटेंड होकर 83.40 तक जा सकता है और 83.40 निकलेगा तभी नए मूव के लिए बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो इमीडिएट लो 81.45 उसके स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। इमीडिएट ट्रेड नेगेटिव है तो यहाँ पे बेहतर रहेगा आप ऑप्शन में ट्रेड करें या ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में ट्रेड करें या फिर सेलेक्टिव काउंटर्स है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं या जब एक सपोर्ट लेवल से टर्न कर रहे हैं उनमें भी ट्रेडिंग किया जा सकता है। क्योंकि ये फिलहाल वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से राय, लेकिन ऑटो कंपनियां जहां पर अच्छी खासी रफ्तार है, मारुति M&M दोनों में ही अच्छी बढ़त। क्या कॉल मानस आपका रहेगा, क्या स्टॉक लेंगे इनमें से? देखिए, इन दोनों स्टॉक की बात करें तो आई थिंक मारुति बेटर पिक है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी बात करें तो मैं समझता हूँ कि 3900 3920 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो अगर एक लॉन्ग यहाँ पर बनाया जाए तो 3760 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखिए तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट कहीं ना कहीं 4150 और 4200 के आसपास आते हैं। आपका टाइम फ्रेम बड़ा होगा, आप 8 to 10 मंथ्स के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि स्टॉक 4150 और 4200 के लेवल दिखाए। ओके, ये है फिलहाल राय मारुति के शेयर पर जो एक बेटर परफॉर्मर रहेगा। लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट नंबर्स के बाद हमने देखा इसकी धुलाई होती हुई काफी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है काउंटर। आप देखिए मुनाफे में सिर्फ 7% की बढ़त देखने को मिली है। एनआईआई सिर्फ 18% ग्रो होते हुए 10% टूटा है ये शेयर। अविनाश, क्या और भी यहाँ पर सेल ऑफ बाकी है? मुझे लग रहा है हर्षदा ये एक सेल ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि अगर हम इस कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें तो ये एक ट्रक की रिफाइनेंसिंग करता है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की ग्रोथ हमने कमर्शियल व्हीकल में ओरिजिनल सेल्स में देखी है, मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर्स के बाद रिप्लेसमेंट मार्केट में भी डेफिनेटली अपटिक आएगा और ये शेयर में काफी बड़े निवेशक, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रेजेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक अराउंड द करंट लेवल्स और मे बी 1-2% और गिरने के बाद शेयर में डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी या एक्यूमुलेशन आएगा। तो आई वुड से बिकवाली डेफिनेटली फ्रॉम दीज लेवल्स करनी नहीं चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। मानस, सेंचुरी के चार्ट्स पर नजर डाल के बताएं कहां है इसके लिए सपोर्ट? 3% स्टॉक अब टूट चुका है। देखिए 3% टूट जरूर गया है बट मैं समझता हूँ कि ये 3 दिन की रैली के बाद का एक छोटा सा करेक्शन है और ओवरऑल ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है क्योंकि जहां पर आपको 650 के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिला था जिसके टारगेट 780 790 के आसपास आते हैं। तो बिल्कुल ये करेक्शन तो मैं समझता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो 700 690 बहुत ही बढ़िया रेंज होगी जहां पर आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है और जिसके स्टॉप लॉसेस 650 के नीचे होंगे। मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में हमें वापस 790 800 के लेवल्स स्टॉक में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, ये है फिलहाल राय सेंचुरी टेक्सटाइल पर। आज हम देख रहे हैं करीब 2.5%
के नुकसान के साथ ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है उस डेवलपमेंट के बाद या फिर उस क्लैरिटी के बाद। दूसरे काउंटर्स जिनमें आप देखिए आज कुछ थोड़ी बहुत बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स है जहां पर थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए विप्रो, अल्ट्राटेक जैसे काउंटर्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। बैंकिंग स्पेस में अगर इस समय कोई लॉन्ग पोजीशन लेनी है, मानस आपका टॉप पिक क्या है? देखिए, बैंकिंग स्पेस में अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो प्राइवेट बैंकिंग से ही होगा। अगर आप यस बैंक देखिए तो पिछले 4 दिनों से हम अपमूव देख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है 855 से 860 के आसपास। अगर ये लेवल्स ब्रीच हो जाते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएं, जिसके स्टॉप लॉसेस 825 के नीचे होंगे, टारगेट 920 के ऊपर। ओके, ये राय आती है यस बैंक पर। लेकिन जो खबरों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है उनमें पेंटानून अब 20% के ऊपरी सर्किट पर जाकर लगा है, तो यहां पर अब फाइनली आज के लिए जितनी अपसाइड होनी थी वो हो चुकी है और अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखिए लगभग 1 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार यहां पर ऑलरेडी एनएससी पर हो चुका, तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर एक और स्टॉक है जहां पर 3.5% की कमजोरी है। नतीजे कमजोर रहे अविनाश। फर्टिलाइजर स्टॉक्स वैसे तो खबरों के दम पर ही एक्शन में दिखते हैं, लेकिन नतीजों पर भी यहाँ एक्शन दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर चंबल में? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल ये काफी नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा मुनाफा दिखाया था। इस क्वार्टर में ऑपरेशनली आई थिंक नंबर्स वीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से एटलीस्ट जब तक ऑपरेटिंग लेवल पे वापस प्रॉफिटेबिलिटी रिटर्न नहीं होती, मुझे लग रहा है स्टॉक वीक रहेगा। आई थिंक फर्टिलाइजर स्पेस में जो बड़ा ट्रिगर है यूरिया का प्राइसिंग को लेके, वहां पे भी काफी डिलेज हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों ही पॉइंट्स पे अगर हम देखें, अगर मानसून का भी अगर पिक्चर अभी जो आगे आ रहा है वो भी थोड़ा सा वीक है, आई मीन अभी भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो क्लियरली आई थिंक चंबल और दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी आपको एक वीक ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ और वीकनेस आती हुई दिखाई दे सकती है इन कंपनियों में। लेकिन टेक्नोलॉजी काउंटर्स आधे % के नुकसान के साथ यहाँ पर चंदन ट्रेड हो रहा है। विप्रो आधा % नीचे, टेक महिंद्रा में भी आधे % तक की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या आप कन्विंस्ड है कि और बिकवाली आएगी? शॉर्ट करेंगे इन काउंटर्स को? जी नहीं, देखिए लास्ट सीरीज में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। एक्सपायरी के वीक से पहले ही आईटी काउंटर्स में सेल ऑफ देखने को मिला, और यूजुअली जब एक बार काउंटर जब बेयर्स ग्रिप में आ जाते हैं तो एक्सपायरी में हार्डली रिकवर होने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पे सस्टेन कोल्ड राइटिंग और देखने को मिलती है। उसी के मद्देनजर यहाँ पे सारे जो आईटी काउंटर है, टीसीएल, एचएलटेक, विप्रो, इन्फोसिस, सब में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और हम अब रिकमेंड कर रहे हैं कि जिन्होंने सेल किया वो अब इन लेवल पे बुक करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब वापस इसका न्यू सीरीज में सपोर्ट बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं अब नया सेल नहीं करके, ऑलरेडी जो हमने सेल रिकमेंडेशन किया है उसको बुक करने की यहाँ पे राय रहेगी। आप आईटी काउंटर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें टीसीएस है या विप्रो है, एक लोअर लेवल से वापस सपोर्ट लेके टर्न हो सकते हैं। टीसीएस पे यहाँ पे हम फोकस रहेगा, क्योंकि रिसेंटली 2410 के आसपास इसने बॉटम बना के टर्न लिया था। 2400 की पुट में भी राइटिंग हो रही है, और अब यदि इमीडिएट सपोर्ट है वो 2430 के आसपास शिफ्ट हो जाता है तो स्टॉक में वापस एक एक्सटेंडेड मूव हो सकता है, जो ऊपर में इसको 2550 से लेके 2580 तक लेके जा सकता है। लेकिन इस बीच अदानी पोर्ट का स्टॉक अच्छी नतीजों के दम पर बढ़िया मजबूत बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, 2-2.5%। फंडामेंटली क्या अदानी पोर्ट खरीदारी की राय होगी आपकी? विराज, क्या करेंगे आप? नहीं, इनफैक्ट अनिल, अगर मीडियम टर्म व्यू है तो डेफिनेटली अडानी पोर्ट्स में बाइंग की जा सकती है। आई थिंक क्लियरली एक इंफ्रा प्ले है, और मैं समझता हूं कि आने वाले 2 क्वार्टर्स के बाद सेकंड हाफ ऑफ FY16 में होपफुली एक बार मैक्रो इंडिकेटर्स थोड़े से पॉजिटिव होते हैं, तो मेरे ख्याल से पोर्ट्स के लिए क्लियरली आई मीन काफी बड़ा रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और अडानी पोर्ट्स ने जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी भी 4th क्वार्टर में दिखाई काफी अच्छी है। तो आई वुड से दैट जिनको कम से कम साल 1.5 साल का व्यू रखना है, तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी प्ले, तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छा मुनाफा बच सकता है। तो अच्छा खासा फायदा अदानी पोर्ट के शेयर में आता हुआ आगे दिखाई देगा। ओबरॉय रियल्टी एक टॉप परफॉर्मर अब तक के ट्रेड का, और आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर हाजिर करेंगे। नतीजों के बाद ये मूव आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल काफी FII ब्रोकरेजेस के रेडार पर यह काउंटर आ चुका है, और 330 का टारगेट कुछ ब्रोकरेजेस ने दिया है, जिसमें से एक है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच। CLSA ने भी कहा है कि नंबर्स अच्छे रहे हैं। क्या आपको भी खरीदना चाहिए स्टॉक? और ऐसे ही कुछ और काउंटर्स पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, हमारे जानकारों से चर्चा जारी रखेंगे। साथ ही HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के TS हरिहर भी हमारा साथ देंगे ब्रेक के बाद।
मजबूती बढ़ती हुई बाजार में अब लगभग 300 अंकों का बड़ा उछाल आ चुका है। सेंसेक्स में 1% ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 1% की बन चुकी है 8,265। तो पहली जो एक बाधा थी निफ्टी के लिए 8,230 के लेवल की, उसे पार करके अब काफी तेजी से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो पहला संकेत शॉर्ट कवरिंग का अब बाजार में आता हुआ दिख रहा है एक अहम लेवल को पार करने के बाद। मिड कैप इंडेक्स में भी 1% की मजबूती आप इस वक्त देख सकते हैं। छोटे शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी का रुझान है और बैंक निफ्टी इन सबसे ज्यादा बेहतर 1.25% के आसपास मजबूत होता हुआ दिख रहा है। यही वजह कि 950 शेयर इस वक्त पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज सुबह कारोबार में और महज 200 शेयरों में कमजोरी का रुझान है। तो काफी हद तक तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इस वक्त चौतरफा खरीदारी आपको नजर आएगी इस बाजार में। बेहतरीन खरीदारी के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जो स्टॉक्स एक्शन में उनमें से एक हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, जहां पर अब से कुछ देर पहले एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है। हीरो मोटोकॉर्प में 2340 रुपए पर 0.5% से ज्यादा कंपनी की हिस्सेदारी बदलती दिखी है। 10,77,000 शेयरों का कारोबार और पिछले कई दिनों से लगातार हीरो मोटोकॉर्प में हर लेवल पर बड़े बड़े सौदे होते हुए नजर आ रहे हैं और उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं। हालांकि स्टॉक पिछले कई दिनों से गिरता हुआ नजर आया, लेकिन आज के सेशन में 2% की तेजी। एडलेप्स एक और स्टॉक है जहां पर 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी आज कंपनी की बदली है। एडलेप्स का स्टॉक भी आपके सामने हाजिर करेंगे। 165 रुपए 70 पैसे पर यह ट्रेड होता दिखा है एडलेप्स का। आज के सेशन में 3,17,000 शेयरों का कारोबार यहां पर भी हुआ है। तो नई लिस्टिंग के स्टॉक्स जहां पर एक्शन यहां पर एडलेप्स में भी होता हुआ दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हीरो मोटोकॉर्प पर ही एक क्विक चेक। चंदना, क्या आपको लगता है कि 2380 85 1.5% ऊपर जब वायदा कारोबार में खरीदारी का मौका है या फिर शॉर्ट करेंगे ऊपर के लेवल पर आप? जी अनिल जी, यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट की राय नहीं देना चाहूंगा। इवन यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। देखिए काउंटर बिकवाली के बावजूद भी मैंने यहाँ पे नोटिस किया 90% से ज्यादा डिलीवरी मार्क्स पिछले 8-10 दिनों में देखने को मिल रहे हैं। 90%, 75%, 80%, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग और एक्यूमुलेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, बट फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम से आया है। तो उसी को ध्यान में रखते मेरा मानना है कि अब जो 2300 के आसपास का जो बॉटम बना है वो एक बार बेस बन जाना चाहिए और ऊपर में काउंटर है वो 2430 तक का मुंह दिखा सकते हैं और 2430 निकलेगा तभी मेरे हिसाब से यहाँ पे डेरिवेटिव्स में लॉन्ग के बिल्टअप मिलेंगे और काउंटर में यहाँ पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल जो स्ट्रक्चर बना है और जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डिलीवरी के लिए यदि ट्रेड करना चाहता है जरूर हीरो मोटो को पिक कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर शायद डिलीवरी के लिहाज से भी हीरो मोटोकॉर्प में एक तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। ओबरॉय रियल्टी पर अविनाश, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। जिस तरह का मूव स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया है पोस्ट नंबर्स और जो आउटलुक बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच का है या फिर CLSA का, क्या एक इम्पेरेटिव बाय है स्पेस में? आई थिंक रियल एस्टेट स्पेस में एक हर्षदा ये क्वालिटी प्लेयर है, एक बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और मुंबई में इनकी ज्यादातर लैंड प्रॉपर्टी है। आई थिंक जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स ये अगले 18 से 24 मंथ्स में रिकॉर्ड करने वाला है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू से डेफिनेटली स्टॉक अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, पोलारिस के चार्ट्स क्या कह रहे हैं मानस? स्टॉक 7.5% चढ़ गया, हालांकि नंबर्स में ऐसा कुछ मजबूती जैसा बहुत कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तेजी हुई है। देखिए अगर लास्ट मंथ भी देखिए तो स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 175 के आसपास था वो टेस्ट किया था और वहां से गिरावट बढ़ी थी। इस बार भी अगर आप देखिए तो मॉर्निंग सेशन में इसने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है और अब देखना यह है कि 175 के ऊपर स्टॉक टिक पाता है या नहीं टिक पाता है। अगर उसके ऊपर टिक पाता है तब तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है जिसके टारगेट 185, 187 के आसपास होंगे। बट अगर वो लेवल्स नहीं सस्टेन होंगे तो मैं तो समझता हूँ कि शायद थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा और वापस स्टॉक 160, 158 की रेंज में आएगा। ओके, ये है फिलहाल राय पोलारिस कंसल्टिंग पर। स्टॉक आज आउट परफॉर्मर है, 7.5% की गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। मार्केट्स पर बाजार की चाल देखिए, अच्छी खासी शुरुआत इस हफ्ते की और मई सीरीज की आप कह सकते हैं। 300 पॉइंट के उछाल के साथ यहाँ पर कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 8280 के आसपास अब निफ्टी कारोबार कर रहा है। 100 पॉइंट का गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स में भी वो आउट परफॉर्मेंस क्लियरली बरकरार है। 1% की बढ़त
यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। आज शुरुआत काफी स्ट्रांग रही है मार्केट्स की और क्या यहाँ से और भी फिर खरीदारी का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा? अब तक हमने देखा है जहां पर FIIs बेचते दिखाई दिए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने ही बाजार को सहारा देने की कोशिश की है। तो वैल्यूएशंस के लिहाज से क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से और भी खरीदारी की जाएगी? फंड हाउसेज का नजरिया क्या बन रहा है, इस पर हम राय लेकर आएंगे मोतीलाल ओसवाल AMC के सीनियर फंड मैनेजर ताहिर बादशाह की इस छोटे ब्रेक के बाद। ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 350 अंक ऊपर और निफ्टी भी लगभग सेंचुरी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी 90-95 अंकों की तेजी अब भी बरकरार है। मिड कैप शेयर इतने ही मजबूत है, स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी और बैंक निफ्टी भी दमदार प्रदर्शन करता हुआ 1% की तेजी के साथ 18,500 के पार। काफी बेहतरीन शुरुआत हुई है मैच सीरीज की पिछले खराब महीने के बाद। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर ताहिर बादशाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ताहिर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC से आवाज पर। पहला सवाल ये लेना चाहता हूँ, क्या पिछली 2 सीरीज की तरह ये माना जाए कि सीरीज के अंत में जो कुछ करेक्शन होना था, बाजार को एक टेम्पोररी बॉटम बनाना था, वो हो चुका है? अब इस सीरीज के कम से कम फर्स्ट हाफ में ये कह सकते हैं कि बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है? मुझे लग रहा है, मुझे जहां तक मेरा ख्याल है, जो हमने तकरीबन 10% जैसा करेक्शन हमने मार्केट में देखा है वो कुछ हद तक अनवारंटेड है। एंड स्पेशली अगर आप ग्लोबल मार्केट्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करें तो हमने सबसे खराब शुरुआत की है एज अ मार्केट कंपेयर टू ऑल दी अदर मार्केट्स इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक एट सम लेवल ऑन मैट के नाम पे या थोड़ा बहुत कमोडिटी प्राइसेस हैविंग गॉन अप के कारण मुझे लगता है कि एट सम लेवल करेक्शन हैज बिकम क्वाइट डीप एंड शुड बिकम एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर हम देखें तो जब हमने इस क्वार्टर की रिजल्ट सीजन की शुरुआत की थी तब मार्केट्स वर नियरली एट अराउंड 87-8800 और हालांकि शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में लास्ट 2 वीक्स इंक्रीमेंटली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, सम ऑफ द ऑटो कंपनीज, टेलीकॉम जैसे सेक्टर से हमने आंकड़े काफी मजबूत देखे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके चलते हुए मार्केट हैज कंटिन्यू टू करेक्ट और एक प्रकार की एक डाइवर्जेंस खड़ी हो गई है। तो मुझे लगता है कि मार्केट इज स्लाइटली बिहाइंड द कर्व एंड हैज नॉट अप्रिशिएटेड दी स्लाइट इंप्रूवमेंट इन द रिजल्ट सीजन दैट वी सीन। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक टेम्पररी बॉटम क्लियरली इन प्लेस होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं टेम्पररी बॉटम इन प्लेस है और नंबर्स इतने भी खराब नहीं लग रहे हैं जितना बाजार ने माना था। लेकिन ताहिर, हमने देखा है कि FIIs ने बड़े पैमाने पर बिकवाली की है। ऑफ कोर्स वो ज्यादा से ज्यादा उसके बाद उसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी भी की है। लेकिन क्या अब भी फंड्स में उतनी एपेटाइट है और आपको वैल्यूएशंस भी अब अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि और भी खरीदारी आएगी फंड्स की ओर से? मुझे लगता है कि मतलब फंड्स फ्लो के बारे में शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्शन करना ऑलवेज मुश्किल रहता है। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें, एग्रीगेट लेवल पे देखें, तो इंक्लूडिंग IPOs और कुछ बड़े जो ऑफरिंग्स हुए हैं उनको लेके मार्केट्स में फ्लोज अच्छे ही रहे हैं। इट इज द क्वेश्चन कि कुछ फ्लोज हैव गॉट डाइवर्टेड इनटू सम ऑफ द लार्जर ऑफरिंग्स, जिसके कारण थोड़ी बहुत लिक्विडिटी सेकेंडरी मार्केट में क्लियरली अफेक्ट हो गई है। और सेकेंड गोज विदाउट सेइंग कि जो मैट का इशू पिछले महीने बहुत जोरों से चल रहा था, जिसके लिए भी कुछ हद तक उपाय निकाले गए हैं और कॉन्सोलेशन मार्केट्स को मिला है, दैट ऑल्सो हैज प्लेड अ रोल इन डिटर्मिनिंग द फ्लोज। तो मुझे लगता है कि ये दोनों इशूज थोड़े बहुत अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो क्लियरली फ्लोज कैन रिज्यूम बैक। हमने ग्लोबल लेवल पे अदर कंट्रीज इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज की दिक्कत नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि इट इज प्रॉब्ली अ शॉर्ट टर्म एबरेशन और फ्लोज कैन कम बैक इन इंडिया। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस फिर जैसे आप कह रहे थे कि ज्यादा पॉजिटिव्स को गिन रहे हैं, जो नंबर्स की आपने बात की उसको देखकर फिर अब एलोकेशन दोबारा से किया जा रहा है क्या? हो सकता है। आई थिंक ये करेक्शन को लेके कुछ हद तक कुछ चीजें क्लियरली अट्रैक्टिव हो गई है, स्पेशली फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और जो वैल्यूएशन में कुछ कहीं जगह पे फ्लॉप दिखाई दे रहा था वो भी शायद थोड़ा बहुत मॉडरेट हो रहा है। तो मुझे लगता है क्लियरली ये एक अच्छा रीजन होना चाहिए फॉर फ्लोज टू कम बैक और सम ऑफ द ओवरसीज इन्वेस्टर्स टू लुक एट कुछ सेक्टर्स, सम ऑफ द सेक्टर्स जहां पे हमने वापस ये क्वार्टर में भी अच्छी अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी देखी है, उनमें वापस निवेश करने की शक्यता क्लियरली बन सकती है। लेकिन
जो ज्यादातर नतीजे आ चुके हैं आईटी कंपनियों के, उस सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि टेक महिंद्रा को छोड़कर बाकी दिग्गज आईटी कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं। इन नंबर्स के दम पर आपके अपने फंड में आईटी शेयरों का एक्सपोजर कम करेंगे, या फिर चूंकि करेक्शन काफी हो चुका है तो अब खरीदारी का मौका है? कैसे देख रहे हैं आप इस स्पेस को? जो हमने अर्निंग्स देखी थी कुछ लार्ज कंपनीज की, क्लियरली थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग ही रही है, और फ्यूचर गाइडेंस थोड़ी बहुत आउटलुक इज नॉट दैट इंस्पायरिंग। तो मुझे लगता है कि लेकिन फिर भी, हालांकि मुझे लगता है कि मार्केट रिलेटेड ग्रोथ इन कंपनीज से, स्पेशली लार्ज टेक कंपनी से मिलना मुश्किल ना होगा, और ये करेक्शन में वैल्यूएशंस आर रीजनेबली कंफर्टेबल। मुझे लगता है एक न्यूट्रल पोजीशन इन आईटी इज नॉट अ बैड थिंग टू गो विथ फॉर नाउ। ओके, लेकिन ऑटो कंपनियां, ताहिर, वहां पर अगर आप देखें तो सेल्स के जो आंकड़े हैं वो अब भी बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली कंपनी मारुति जैसी कंपनियों को लेकर वो पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स में हल्का सा दबाव देखने को मिला है टाटा मोटर्स के नंबर्स पर, साथ ही साथ टू व्हीलर बिजनेस में भी इतना यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव नहीं है। तो इस समय आपका स्टांस और बायस क्या फिर फोर व्हीलर कंपनियों मारुति जैसे पैसेंजर कार व्हीकल प्लेयर्स पर ही ज्यादा रहेगा? बिल्कुल, आई थिंक राइट नाउ सिचुएशन फोर व्हीलर्स के लिए थोड़ी बेहतर है कंपेयर टू द टू व्हीलर्स, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम शायद और स्ट्रांग होते जाएगा ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर। हालांकि मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स पे भी करेक्शन अच्छा खासा हो गया है, तो एट सम लेवल वैल्यूएशन के बेसिस पे क्लियरली सम ऑफ द कंपनीज जिनके ये सेक्टर में सभी कंपनीज की बैलेंस शीट एक्सेट्रा बहुत ही मजबूत है, सो एट सम लेवल अगर वो मार्केट के एवरेज पी मल्टीपल से लोअर पी मल्टीपल्स पे चल रहे हैं या वैल्यूएशंस पे चल रहे हैं, तो क्लियरली एक लेवल पे उनमें निवेश करने की अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी। मुझे लगता है कि रूरल इज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन इट कुड बी टेम्पररी। तो अगले मान लो अगर मानसून हम देखते हैं अगर बेटर देन नॉर्मल रहता है, तो मुझे लगता है, या बेटर देन करंट एक्सपेक्टेशंस लगता है, तो मुझे लगता है कि सम ऑफ दीज नेम्स कैन ऑल्सो कम बैक। तो एज ऑफ नाउ प्रेफरेंस क्लियरली फोर व्हीलर्स पे रहेगा, लेकिन टू व्हीलर्स साइड ऑफ द बिजनेस पे भी या सेक्टर पे भी नजर बनाए रखनी चाहिए एट सम लेवल ऑफ द मार्केट। टेलीकॉम स्टॉक्स पर क्या राय बन रही है आपकी, ताहिर? क्योंकि स्पेक्ट्रम की महंगी ऑक्शन के बाद ऐसा लग रहा था कि कॉल दरों के दाम बढ़ेंगे, ये तो उल्टा हो रहा है। वीकेंड पर सारे नेशनल रोमिंग टैरिफ्स घटते हुए नजर आए, कॉल्स के और इनकमिंग आउटगोइंग एसएमएस। तो क्या करना चाहिए इन शेयरों में? क्या डाउन साइड रिस्क खुलती हुई नजर आ रही है या फिर खरीदारी का मौका है? आई थिंक एक खरीदारी का मौका क्लियरली बनते जा रहा है वहाँ पे ये सेक्टर में। ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वॉइस टू डेटा वो क्लियरली और एक्सेंचुएट है और ज़्यादा फोकस में आता जाएगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लेंडेड रियलाइजेशन अब बीन स्ट्रांग रहे हैं दोनों तीनों कंपनीज के लिए, तो मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर के बेसिस पे मुझे लगता है कि अगले 2 साल में डेटा की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्लियरली एक नए स्तर पे साबित हो जाएगी। तो उसके चलते हुए ग्रोथ क्लियरली ऑपरेशनल ग्रोथ ये सेक्टर में मुझे लगता है कि स्ट्रांग रहेगा। हालांकि बॉटम लाइन कुछ हद तक मॉडरेट हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन के जो आंकड़े वो क्लियरली बढ़ेंगे ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेक्ट्रम पेमेंट्स। लेकिन एक कंसोलिडेटेड सेक्टर के रूप में ये अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रही है हमें, और मुझे लगता है कि ये सेक्टर में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक लेके नजरिया बना के आई थिंक इन दिस करेक्शन वन शुड बी लुकिंग एट बाइंग। यहाँ पर साथी ताहिर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो अब तक का ओवरऑल आउटलुक बैंकिंग काउंटर्स को लेकर रहा है और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर रहा है, ऐसे में आपको क्या अभी लग रहा है कि अच्छा पैसे बनाने का मौका है इन स्टॉक्स में? क्या आप क्वालिटी बैंक्स चुन रहे हैं, और इधर क्या आपको उतनी ही क्वालिटी दिख रही है मिड कैप बैंक्स में भी? तो हमने अभी तक जो आंकड़े देखे वो लार्जली लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के देखे हुए पीएसयूज के ज़्यादा हमें नज़र नहीं आए हैं, और स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी बहुत नतीजे आए नहीं हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक ने जो हमें दिखाई दिया है, लार्जर वंस इन्होंने डिलीवर किया है अप टू द प्रॉमिस, और ऑपरेशनली भी अच्छे आंकड़े आए हैं, एसेट क्वालिटी भी लगभग बैलेंस रही है। तो मुझे लगता है कि क्लियरली उनमें तो एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है।
और वैल्यूएशन के तौर पे भी मुझे लगता है कि वो रीजनेबली कंफर्टेबल है. आई वुडंट से दे आर चीप, बट फॉर द ग्रोथ दे आर रीजनेबली कंफर्टेबल. तो एक लेवल पे वो एक सेक्टर तो क्लियरली निवेश करने ऐसा बनता ही है. वी आर सीन सम कुछ लेवल पे हमने एनबीएफसीज में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा है, लेकिन प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसीज के नतीजे हमने अभी तक देखे नहीं है. तो शायद उनमें एक अपॉर्चुनिटी अब भी रह सकती है. शायद उनके रिजल्ट्स नतीजे आने के बाद या देखने के बाद इन्वेस्टर्स कैन टेक अ कॉल, लेकिन वो एक सेक्टर क्लियरली हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और वी प्रेफर दैट स्पेस इन द एनबीएफसी सेगमेंट. एक और स्पेस जो रिटेल कारोबार की जो इस वीकेंड पर सुर्खियों में रही है, जिस तरह से आदित्य बिरला ग्रुप ने अपना रिटेल कारोबार डीमर्ज किया है आदित्य बिरला नो से, मैं पूरे सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि ऑफ लेट फंड मैनेजर्स इस सेक्टर को पसंद करना बंद कर चुके थे, क्योंकि इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर काफी प्रेशर था, लीवरेजिंग काफी थी, डेट काफी ज्यादा था. क्या लगता है कहीं कोई री रेटिंग होने की संभावना है? कोई सेलेक्टिवली अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए? आई थिंक कुछ ऐसी कंपनियां जरूर है ये सेक्टर में जहां पे ब्रांड्स आर स्ट्रॉन्ग, जहां पे बैलेंस शीट्स ऑल्सो बहुत हद तक वीकनेस नहीं है उनमें, और बैलेंस डेट इक्विटी रेशियोज 2-3 कंपनीज में क्लियरली है जहां पे उनके बैक एंड भी रीजनेबली कंफर्टेबल है. वर्किंग कैपिटल की जो उनकी पूरी साइकिल है वो भी उन्होंने फॉर अ चैलेंजिंग बिजनेस अच्छी तरह मैनेज की हुई है. तो मुझे लगता है कुछ सिलेक्ट अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में क्लियरली है, लेकिन बहुत सभी कंपनीज इस सेक्टर में इवॉल्व हो रही है, और कुछ हद तक जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है ये सेक्टर के अंदर वो अभी भी जारी है. तो मुझे लगता है कि यू विल कीप गेटिंग सम बम्प्स इन बिटवीन, लेकिन एक दो स्टॉक्स क्लियरली यहाँ पे स्टैंड आउट तरीके से मुझे लगता है कि डिलीवर कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर, और ओवरऑल यहां से आगे बाजार का नजरिया क्या रहेगा उस पर बात करने के लिए शुक्रिया. इस बीच सेंसेक्स निफ्टी आपके लिए हाजिर करते 355 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार बनता हुआ सेंसेक्स में देखने को मिला, और निफ्टी देखिए अब 8300 की ओर बढ़ रहा है. 105 अंकों का इजाफा पूरी तरह से देखने को मिल रहा है. आउट परफॉर्मेंस छोटे मझौले काउंटर्स में भी देखी गई, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो 10:1 के रेशियो में कारोबार करती हुई, यानी कि ज्यादा तेजी का ही कॉल आज बाजार में आता हुआ दिखाई दिया है. रौनक फिर से लौटती हुई स्क्रीन पर आप कह जरूर सकते हैं. लेकिन हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि वैल्यू अनलॉक करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की गई है बिजनेस, खासतौर से इनके रिटेल बिजनेस में, और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद नई कंपनी दूसरे ऑप्शंस और खासतौर से ई कॉमर्स में भी उतरने के बारे में सोच सकती है. स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के साथ. मिस्टर बिरला, आपने रिटेल कारोबार का ये जो रीऑर्गेनाइजेशन किया है पेंटालून और मधुरा के मर्जर के साथ और एक अलग कंपनी बना के, इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि वैल्यू अनलॉक हो फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ नूवो. सो एन इन्वेस्टर इन नूवो विल कंटिन्यू टू होल्ड हिज करंट शेयर होल्डिंग इन नूवो, बट विल ऑल्सो गेट शेयर होल्डिंग इन दिस न्यू कंपनी विच इज कॉल्ड ABFRL. Which is a pure play listed fashion retail company, and हमारे इन्वेस्टर्स कई दिन से चाह रहे थे कि ऐसा हम करें, और उनकी जो एडवाइस है, उनका जो कहना है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है. एंड दिस इज टू अ लार्ज एक्सटेंट अ रिजल्ट ऑफ दैट फीडबैक फ्रॉम आवर इन्वेस्टर्स. तो आपने कहा इन्वेस्टर्स ऐसा चाहते थे, तो क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बिजनेस अभी AB नूवो के अंदर ही है तो उसको उतना बेहतर वैल्यूएशन नहीं मिल रहा? क्या आप आगे इससे बेहतर वैल्यूएशन की उम्मीद करते हैं, या दूसरे किस्म की कोई सिनर्जीज देखते हैं कि इससे ग्रोथ बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा? आई थिंक इन्वेस्टर्स वर लुकिंग एट वैल्यू अनलॉकिंग. उन्हें ये लग रहा था कि बिकॉज दिस बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ नूवो, तो जो उसकी रियल वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और अलग कंपनी अगर होगी तो पूरी वैल्यू जो इस बिजनेस की है वो आगे आएगी. एंड आई एक्सपेक्ट दैट विल हैपन. और अब जो ये नई कंपनी आदित्य बिरला रिटेल है, क्या इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में और नए इनिशिएटिव्स इसी के जरिए होंगे? क्या ऐसा आपका कोई प्लान है? फैशन और अपैरल बिजनेस में सब जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से होंगे. एंड दिस कंपनी हैज अ प्रेजेंस नाउ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, कैटेगरीज. So several growth planks available to it.
और रिटेल सेक्टर में इस समय जो सबसे ज्यादा बज है जिस बात की वो है ई रिटेल, ई कॉमर्स की। क्या आपकी कोई योजना है कि इसी कंपनी में या अदरवाइज ग्रुप लेवल पर आप ई कॉमर्स कारोबार में एंट्री करें? आई एम श्योर कि जो मैनेजमेंट है इस कंपनी की वो ई कॉमर्स को स्टडी करेगी, बिकॉज ई कॉमर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लेटफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड. इट्स हियर टू स्टे, इट्स अ रियलिटी, इट्स हैपेंड. एंड whilst there are no concrete plans just now that I can talk about, मेरा मानना है कि जो मैनेजमेंट रहेगी इस कंपनी की वो जरूर एग्जामिन करेगी ई कॉमर्स को एज ग्रोथ ऑप्शन. तो आप कह रहे हैं कि ये इनएविटेबल है, होना तो है बट यू नो द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन इज अ लार्ज साइज्ड वन, अबाउट 5,000 crores. So for e-commerce it will take some time to reach a size that's proportionate to the existing size of operations. तो जब भी ये इनिशिएटिव होगा क्या आप एक नए बिजनेस की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं या कोई एक्विजिशंस के लिए भी ओपन है? हम अभी तक इसके बारे में खास सोच नहीं रहे हैं, पर मैं ये कह रहा था कि ई कॉमर्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि उसे इग्नोर करना ठीक नहीं रहेगा. और जो मैनेजमेंट है इस नई कंपनी की, आई एम श्योर वो इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को ध्यान से देखेगी. आपका एक जो रिटेल का बिजनेस मोर में है वो इस पूरे रीऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, ऐसा क्यों? हमने जब एग्जामिन किया वो ऑप्शन, तो हमें ये लगा कि जो हम ऑप्शन आज करने जा रहे हैं उसमें हमारे इन्वेस्टर्स को वैल्यू अनलॉकिंग का अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी. इसलिए हम इस ऑप्शन के साथ अनाउंस कर रहे हैं ये ट्रांजैक्शन. तो वो बिजनेस अलग ही रहेगा? मोर का बिजनेस अलग रहेगा. इट्स प्रमोटर हेल्ड एंड आज की तारीख पे प्लान ये है कि वो अलग से ही रहेगा. तो जो आदित्य बिरला नूवो आपकी कंपनी है, इसमें कई बिजनेसेस थे और अब एक अलग हुआ, उसमें आगे चलकर क्या फोकस होगा? क्या नए इनिशिएटिव है जो एबी नूवो के शेयर होल्डर्स के लिए आएंगे? एबी नूवो अपने जो बिजनेस हैं उनके अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगी. उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का भी पोर्टफोलियो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नूवो में अब उस सेक्टर में होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज में. लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उन्होंने अभी अप्लाई किया है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस लाइसेंस एज वेल एज फॉर अ पेमेंट बैंक फॉर एग्जांपल. तो नूवो का जो आगे जाके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे विल बी मोर इन द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस. इनफैक्ट आपने जब ये आज के रीऑर्गेनाइजेशन की घोषणा की तो काफी शेयर होल्डर्स को ये लगा कि ये सीमेंट के बारे में है, उसको लेकर काफी चर्चाएं काफी वक्त से चल रही हैं. क्या जल्द ही हम देखेंगे कि सीमेंट बिजनेस भी रीऑर्गेनाइज होगा और सेंचुरी का जो सीमेंट कारोबार है वो अल्ट्राटेक में शामिल होगा? मैंने कई बार कहा है पहले और मैं वापस कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई प्लान नहीं है और दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन. देयर इज नो प्लान एट ऑल टू ब्रिंग सेंचुरीज सीमेंट यूनिट्स इनटू अल्ट्राटेक. केवल अभी नहीं है या आगे भी? आगे नहीं है और इसके बारे में हमने सोचा भी नहीं है अभी. आखिरी सवाल आपसे कि ये जो नई मर्ज्ड एंटिटी बन रही है, इसमें आप किस तरह के ग्रोथ की उम्मीद करेंगे आने वाले सालों में, इस बात को देखते हुए कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, हम 5-5.5% पहले पैमाने पे देख रहे थे और अभी भी जो स्टैटिस्टिकली थोड़ी ग्रोथ बढ़ी है पर बिजनेस में एक्चुअली उतनी ग्रोथ नहीं दिख रही. I think the growth of this industry is perhaps de-linked with the growth of the economy because this is still a very small, relatively small sector, organized retail in apparel as well. And I can't make any forward-looking statements, but I can say for sure कि जो industry की average growth rate है, ये company उससे बहुत ज़्यादा growth करेगी. Thank you so much. और इस बीच बजाज ऑटो की बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं. अप्रैल महीने में यहाँ पर बिक्री साल दर साल 3,30,00,000 यूनिट से बढ़कर 3,36,000 यूनिट यानी कि मामूली सी बढ़त यहाँ पर साल दर साल देखने को मिल रही है. एक्सपोर्ट्स में अच्छी बढ़त होती हुई दिखी है 8% के आसपास की और अब एक्सपोर्ट्स यूनिट्स 1,62,000 के आसपास आई. और सबसे बेहतर बात यह कि मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है बजाज ऑटो का. यहाँ पर लगभग 19% मार्केट शेयर के साथ बजाज ऑटो ने यहाँ पर अप्रैल के महीने के आंकड़े पेश किए. तो अप्रैल के महीने के आंकड़े बेहतर नजर आ रहे हैं और वैसा ही रिएक्शन स्टॉक का भी आप देख सकते हैं 2.5% की मजबूती के साथ इस वक्त. लेकिन बाजार में भी शानदार मजबूती का माहौल बरकरार. ट्रिपल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी पर भी सेंचुरी है. मैच सीरीज की शुरुआत काफी दमदार. पहला सौदा में आज के लिए इतना ही. लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ. आगे बात करेंगे आवाज IPL की और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे HRBD क्लाइंट सोल्यूशंस के TS हरिहर. उनसे लेंगे मार्केट पर भी आउटलुक. ब्रेक के बाद